हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका। आज के हमारे इस प्रैक्टिस सेशन में टारगेट है यूपी पीएससी का जो पीसीएस एग्जाम है और आने वाला जो आरओ और एआरओ का एग्जाम है, उन सभी के लिए प्रैक्टिस सेट है। और ये प्रैक्टिस सेट होने वाला है 4th नंबर का, और इसमें हम सवाल डिस्कस करेंगे, 20 क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे। जो स्टूडेंट्स इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, और आपको यदि क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक ज़रूर करेंगे, ठीक है। और ये प्रैक्टिस सेट आपका डेली होता है, तो प्लीज़ डेली इस प्रैक्टिस सेट को आप ज्वाइन कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं हम अपना प्रैक्टिस सेट। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, पहला सवाल हमने स्क्रीन पर आ चुका है। पहला सवाल लिया है यहाँ पर कि प्रशासनिक सुधार और कार्मिक शिकायत विभाग, इसके लिए प्रतिनिधित्व मंडल ने निम्नलिखित में से किस राज्य की सेवा का अधिकार आयोग का द्वारा या किसका दौरा किया। देखो, प्रशासनिक सुधार और कार्मिक शिकायत विभाग, इसके लिए जो प्रतिनिधि मंडल है, इसने जो है इनमें से स्टेट दिए गए हैं, इन स्टेट में से किसी एक स्टेट के जो है सेवा का अधिकार आयोग का दौरा किया था। उत्तराखंड का किया था, बिहार का या हरियाणा का या फिर राजस्थान का। अगर इसकी बात करूं तो देखिए, इसकी अगर बात करी जाए तो जो प्रशासनिक सुधार के लिए जो आयोग बनाया गया था, या मैं कहूं कि प्रशासनिक सुधार और कार्मिक शिकायत के लिए एक विभाग बनाया गया, प्रतिनिधि मंडल, ठीक है। तो इस विभाग प्रतिनिधि मंडल ने सेवा का अधिकार आयोग के लिए गठन किया था, और ये राज्य स्तर के लिए बनाया गया था। किसके लिए? तो भाई ये जो बनाया है ये है आपका राज्य स्तर के लिए बनाया गया। और अगर इसकी बात करूं तो इस राज्य स्तर के जो लोकायुक्त की सिफारिश की थी इसने, ठीक है। किसकी? जो यहाँ पे लोका आयुक्त होते हैं, इन लोका आयुक्त की बात करी जाए तो इनकी सिफारिश करी थी, ठीक है, जो कि प्रशासनिक सुधार का काम करेंगे। ये क्या काम करेंगे? ये करेंगे भाई यहाँ पे जो प्रशासनिक सुधार है इसकी बात करेंगे। और इस प्रशासनिक सुधार के लिए जो आयोग बनाया था, ये आयोग कब बनाया था? 1966 में बनाया था, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि भाई ये जो है ये जो आयोग बनाया था प्रशासनिक, 1966 में बनाया था, ठीक है, लोकपाल के लिए। और अगर यहाँ पे बात करें कि किस राज्य के लिए यहाँ पे बात करी, तो ये करी थी हरियाणा के लिए। किसके लिए करी थी? ये करी है हरियाणा राज्य के लिए, ठीक है। चलिए, तो अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं कि जैसे राजस्थान बनाया गया था, राजस्थान के लिए कब बात करी थी? राजस्थान के लिए करी थी 1973 में, 1973 में, ठीक है। और देखो, बिहार के लिए भी 1973 में, 1973 बिहार के लिए भी। और अगर मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो उत्तर प्रदेश के लिए कब करी गई थी? आप कहोगे उत्तर प्रदेश के लिए 1975 में, ठीक है। यूपी की बात करें तो 1975 में यूपी के लिए यहाँ पे लोक आयुक्त अधिनियम लागू किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले सवाल को देख करके। तो यहाँ पे देखो, इसके लिए एक ये आयोग बनाया गया था, और मैं बात करूँ यहाँ पे कि प्रशासनिक सुधार और कार्मिक शिकायत विभाग, इसके प्रतिनिधि सेवा ने जो है इसका अधिकार आयोग हरियाणा का दौरा किया, और प्रतिनिधि मंडल ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और हरियाणा जो डिस्कॉम्स है और आयोग के द्वारा निगरानी किए जाने वाले अंत्योदय सरल कॉल सेंटर का भी दौरा किया है। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 2 कि हरियाणा के मुख्यमंत्री समाज सुधार सावित्रीबाई फुले की जयंती पर हरियाणा के निम्नलिखित में से किस शहर का दौरा करने जा रहे हैं। देखो, हरियाणा के सीएम हैं और यहाँ पे एक जयंती मनाई जा रही है सावित्रीबाई फुले, इनकी जयंती पर हरियाणा के जो हैं किस शहर में दौरा करेंगे सीएम? बहादुरगढ़ में, फरीदाबाद में, अंबाला में या फिर पंचकुला में। अगर इनकी बात करी जाए तो देखो, अगर यहाँ पे बात करूँ तो पहली बात सावित्रीबाई फुले की बात करी जाए, खैर यहाँ पे जो दौरा किया है ये तो बहादुरगढ़ का किया है। कहाँ का? बहादुरगढ़ का। अगर मैं बात करूँ कि जो सावित्रीबाई फुले हैं इनकी बात करी जाए तो इनका जन्म कब होता है? इनके जन्म की बात करें तो 3 जनवरी को इनका जन्म होता है, 3 जनवरी को, और 1831 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। नायगांव कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। यानी कि अगर बात करें जो नायगांव है, यहाँ नायगांव में, और ये पड़ता है आपका महाराष्ट्र, यहाँ पर इनका जन्म होता है। और अगर मैं इनकी मृत्यु की बात करूं तो भाई इनकी डेथ कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 10 मार्च को, ठीक है, 10 मार्च 1897 में। और कहाँ पर ये हुई थी इनकी मृत्यु? पुणे में, ठीक है, पुणे में। अगर बात करें पूना या पुणे में, ठीक है। और ये महिलाओं की शिक्षा के लिए अग्रणी समाज सुधारक रही थी। अगर इनकी बात करें तो जो वीमेन एजुकेशन है, अगर मैं बात करूँ, ये इसलिए फेमस है क्योंकि जो महिला शिक्षा है, इस महिला शिक्षा की बात करी जाए तो भाई महिला शिक्षा के लिए ये समाज सुधारक का जो है इन्होंने काम करा था, ठीक है। महिला शिक्षा समाज सुधारक की बात करें तो भाई इसमें जो है इनका नाम गिना जाता है। और ये पहली महिला जो थी जो शिक्षाओं में से एक थी, पहली महिला शिक्षा या मैं कहूँ शिक्षिका रही थी ये। अगर बात करें कि ये रही थी पहली महिला टीचर या महिला शिक्षिका की बात करें
तो पहली महिला शिक्षिका भी रही थी और इन्होंने अपने पति जो ज्योतिबा फूले थे इनके साथ मिलकर के लड़कियों के लिए जो है स्कूल भी खोले थे, है ना। अगर बात करें तो 3 जनवरी को इनकी जयंती मनाई जाती है और अपने पति के साथ इन्होंने स्कूल के लिए भी, क्या मैं कहूँ कि लड़कियों के लिए स्कूल खोले थे। ठीक है ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बहादुरगढ़ इज द करेक्ट आंसर। ये हैं सावित्रीबाई फूले और इनके नाम पे डाक टिकट भी जारी हुआ था इनके। तो आप यहाँ पे देखेंगे सारी चीजें वही हैं जो मैंने आपको बताई हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 3, अर्धकुंभ मेला निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाता है। देखो अगर बात करें यहाँ पे अर्धकुंभ मेला, तो वो कह रहा है कि किस स्थान पर आयोजित किया जाता है। अर्धकुंभ मेला कहाँ पर लगता है। देखो अगर यहाँ पे देखो उज्जैन है तो आप कहोगे कि यहाँ पे उज्जैन है, हरिद्वार है, नासिक है और लखनऊ है। तो उज्जैन आप बताएंगे मुझे, हरिद्वार और नासिक। एक जगह और है प्रयागराज, यहाँ लिख देती हूँ प्रयागराज की बात करूँ ये। तो यहाँ पर ना आप देखेंगे कि महाकुंभ भी लगता है और प्रयागराज में 2025 का जो प्रयागराज में महाकुंभ लगा था 2025 का। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें नासिक, अगर बात करें उज्जैन हरिद्वार नासिक, नासिक गोदावरी नदी के किनारे, गोदावरी, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे और उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे। ठीक है, क्षिप्रा नदी के, और प्रयागराज गंगा नदी, यमुना नदी और शारदा नदी, ये तीनों नदियों के संगम पे, त्रिवेणी संगम पे लगता है। और अगर बात करी जाए यहाँ पे हरिद्वार की, तो ये जो हरिद्वार है यहाँ पे अर्धकुंभ मेला जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हरिद्वार में। और ये अर्धकुंभ ये 2027 में लगेगा। कब लगेगा, 2027 में अर्धकुंभ मेला आपका हरिद्वार में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और प्रयागराज उत्तर प्रदेश में और जो उत्तराखंड है ये हरिद्वार यहाँ पे लगता है, और उज्जैन की मैंने बात करी है मध्य प्रदेश में, और नासिक आपका महाराष्ट्र में। यहाँ पे आप देखेंगे हर 12 साल में, 12 साल के अंतराल में महाकुंभ लगता है और हर 3-3 साल में जो है आप देखेंगे यहाँ पे मेले लगते हैं, प्रयागराज में भी। यहाँ पे चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो इसका आंसर आप देखेंगे महाकुंभ, अर्ध महाकुंभ की स्थिति है। तो हरिद्वार, प्रयागराज और अर्ध महाकुंभ मेले हर छठे यानी कि 6 साल में यहाँ पर लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुंभ मेला पृथ्वी पर तीर्थयात्रियों का सबसे बड़ा या शांतिपूर्ण समागम जो होता है, ये देख सकते हैं। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 4, निम्नलिखित में से किस वर्ष सावित्रीबाई ने महिला सेवा मंडल की शुरुआत करी थी। अगर बात करें महिला सेवा मंडल, अभी मैंने सावित्रीबाई फूले की बात करी कि सावित्रीबाई जो थी इनकी बात करी थी। अगर यहाँ पे बात करूँ महिलाओं के अधिकार को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने ना एक महिला सेवा मंडल की शुरुआत करी थी। और ये महिला सेवा मंडल जो था ये 1852 में जो है इसकी शुरुआत करी गई। और महिलाओं के अधिकार को बढ़ाने के लिए, इनके महिलाओं के जो अधिकार हैं इनके अधिकार को दिलाने के लिए, इनके अधिकारों के लिए इसकी शुरुआत करी गई थी। ठीक है, और यहाँ पर अगर बात करें 1852 में ये सावित्रीबाई फूले ने महिला सेवा मंडल की स्थापना करी। ठीक है, और ये जो थी इन्होंने महिलाओं के मानवाधिकार, जीवन की गरिमा और अन्य सामाजिक मुद्दों पर बात करी थी। ठीक है, तो इसके लिए इसकी इन्होंने शुरुआत करी थी। चलिए, तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो इन्होंने कई सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 5, महाकुंभ हर साल उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है। अभी मैंने बताया भी है कि ये जो है प्रयागराज है। बहुत आसान सवाल होगा। 2025 में महाकुंभ यहाँ पर लगा था और जो बहुत बड़ी मात्रा में, यानी कि अब तक का सबसे बड़ा महाकुंभ मेला देखा गया है 2025 में। ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो ये जो है अब मैंने बताया कि ये 3 नदियों के जो है कुंभ मेला 3 नदियों के संगम पे लगाया जाता है प्रयागराज में। ठीक है, इसके बारे में मैंने बताया कि जनवरी फरवरी महीने में महाकुंभ मनाया गया। बिल्कुल। अगला सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 है कि सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू किया गया था। 1860 में, 1869 में, 1877 में या 1889 में। अगर बात करें 1860 की, है ना, तो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम जो है ये 1860 की बात करूं तो आंसर होगा ऑप्शन ए। 1860 में जो है सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम जो है ये लाया जाता है। और अगर बात करें तो ये 21 से 15 अगस्त की बात करूं, 15 अगस्त के लगभग, है ना, इसको प्रकाशित किया जाता है। 1861 में प्रकाशित किया गया था। और ये शुरुआत भी आप देखेंगे, अगर कहें कि भाई ये स्टार्ट कब हुआ था तो 15 अगस्त 1961 की बात करूं, 15 अगस्त 1961 में जो है ये शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए। और अगर यहाँ पे बात करें कि राज्य पंजीकरण अधिनियम जो है ये कब आया था, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो 31
अगस्त था 1956 इसको पारित किया गया था। ठीक है, तो दोनों अलग अलग हैं, सोसाइटी पंजीकरण और यहाँ पे राज्य पंजीकरण की बात करो तो दोनों अलग अलग हैं। आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए। तो यहाँ पर आप कुछ चीज़ें देख लेंगे, तो यहाँ पे सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम आप देख लेंगे, और ये जो है धर्मार्थ वैज्ञानिक साहित्य संस्थाओं में पंजीकरण की अनुमति देता है। ठीक है, चलो अच्छा, राज्य अगर वो आपसे पूछे कि राज्य अधिनियम कब लागू हुआ था, ये अगर आपसे पूछ ले कि राज्य अधिनियम कब लागू हुआ था, राज्य अधिनियम ये कब लागू हुआ है ना, ये अगर बात आए तो इसका आंसर क्या दोगे कि ये हुआ था 31 अगस्त को। कब हुआ था? 31 अगस्त 1956। ठीक है, इसमें जो है ये, और 1 नवंबर को ये जो है सबसे पहले प्रभावी हुआ था। ठीक है, और भारत के संवैधानिक महत्वपूर्ण संशोधन करके इसको लाया गया था। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया। तो अगर बात करें कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन 2008 में, 2010, 2011, 2015। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की बात करी जाए तो देखो ये एक अधिनियम, यानी कि बात करें सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम जो 1860 है, इसके द्वारा ही यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके द्वारा ही परिषद यानी कि राष्ट्रीय गंगा परिषद कार्यान्वयन शाखा के द्वारा इसने काम करा था। और ये लेकर के कब आए थे? तो ये लेकर के आए थे हम 2011 में। कब? तो आप देखोगे अगस्त 2011 में जो है ये शुरू हुआ था। ठीक है, तो अगर बात करें तो राष्ट्रीय गंगा मिशन की शुरुआत कब होती है, तो आप कहोगे नमामि गंगे कार्यक्रम के द्वारा। एक कार्यक्रम चलाया गया था इसके लिए, एक कार्यक्रम था जिसका नाम था नमामि गंगे। ठीक है, नमामि गंगे कार्यक्रम की बात करें तो नमामि गंगे कार्यक्रम जो है, इस कार्यक्रम के द्वारा जो है आप देखेंगे यहाँ पर कि नमामि गंगे कार्यक्रम के द्वारा इसको जो है शुरू किया गया था। ठीक है, अच्छा अगर इसके लिए बात करें कि सरकार के द्वारा यहाँ पे फ्लैगशिप कार्यक्रम जो है इसको अनुमोदित किया था। अगर सरकार की बात करूं तो सरकार ने इसके लिए जो है यहाँ पे फ्लैगशिप कार्यक्रम जो बात करें तो ये फ्लैगशिप कार्यक्रम जो है इसके रूप में अनुमोदन किया था। और इसका बजट आपको पता है कितना रखा गया था? अगर मैं इसके बजट की बात करूं गवर्नमेंट ने, तो लगभग 20,000 करोड़ जो है इसका बजट रखा था गवर्नमेंट ने। ठीक है, और उद्देश्य वही था कि जो हमारी राष्ट्रीय नदी है यानी कि गंगा नदी है, इसको प्रदूषण से प्रभावी जो है, इस प्रदूषण में कमी करनी है और इसका संरक्षण करना है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे कि केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जो है नमामि गंगे कार्यक्रम की घोषणा कब करी थी, तो आपको पता है जब अरुण जेटली थे, अगर यहाँ पे बात करें ना कि स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन कब शुरू किया गया, अगर बात करें कि यहाँ पे ये बात आए कि स्वच्छ गंगा के लिए कार्यक्रम, स्वच्छ गंगा के लिए जो कार्यक्रम है, अगर इसकी बात करें ना तो देखो इसका आंसर ये नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो घोषणा करी थी वो करी थी हमारे वित्त मंत्री ने। और उस टाइम पे जो वित्त मंत्री थे वो थे अरुण जेटली। कौन थे उस टाइम पे? थे अरुण जेटली। की बात करें तो जेटली साहब थे, और इन्होंने घोषणा करी थी 10 जुलाई 2014 को। कब करी थी? 10 जुलाई 2014। और इस प्रकार के सवाल ना आप बिल्कुल भी लाइट में मत लीजिएगा, क्योंकि आप पीसीएस का एग्जाम देख चुके हैं दिसंबर में 2024 में जो हुआ है। ठीक है, तो आपने देखा होगा, बहुत अच्छे से देखा होगा कि ऐसे ये डेट बहुत ज़्यादा आपसे पूछी गई थी। ठीक है, और इसी के तहत हमने जो है यहाँ पे 20,000 करोड़ रुपए का बजट रखा था। अरुण जेटली ने खुद से पास करा था, यही वाला बजट था जिसकी मैं बात कर रही हूँ। तो मिशन गंगा कार्यक्रम आपका ये हो जाएगा। ठीक है, ये सारी वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं कि अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत यहाँ पे इसको करा गया था, इसका गठन। अगला सवाल है सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है कि नमामि गंगे कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित शुरू किया गया। वही जो भी मैंने आपको बताया था नमामि गंगे का, यानी कि 2014 में मैंने आपको बताया था, है ना। चलिए वही है, 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम जो है ये जून 2014 में शुरू किया गया था। अगला सवाल है यहाँ पे सवाल नंबर 9। निम्नलिखित में से किस वर्ष कुंभ मेले को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी गई थी? 2016 में, 2017, 2021 या 2023? तो कब दी गई थी? देखो इसकी बात करें, कुंभ मेले को यूनेस्को में कब शामिल करा गया, और अमूर्त सांस्कृतिक में, है ना। तो 2017 में इसको शामिल करा गया। कब? 2017 में इसको शामिल करा गया है ना। अगर बात करी जाए कि देखो ये 2000 यूनेस्को की सूची में मानव की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में प्रतिनिधित सूची में इसको डाला गया था, है ना। और अगर बात करें कि कहाँ पे, तो दक्षिण कोरिया के जो एक जेजू है ना स्थान, इस जेजू स्थान में यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति का जो 12वां सत्र था ना, उसमें एक बार ये सवाल पूछा गया था कि ये किस सत्र में, तो यूनेस्को की जो किस सत्र की बैठक थी
तो ये 12वें सत्र की बैठक थी और जो दक्षिण कोरिया में हो रही थी। ठीक है, चलिए तो अगर बात करें इसकी, बिल्कुल यहाँ पे देखेंगे कि 2012 में जो है, यहाँ पे 2012 में यूनेस्को के द्वारा मानव की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में इसको शामिल करा। विश्व का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण समागम मेला हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 है कि उत्तरी कमान मूल रूप से किस वर्ष गठित की गई थी? 1901 में, 1904, 1908, 1912। अगर यहाँ पे उत्तरी कमान की बात करें तो उत्तरी कमान कब इसको जो है, अगर बात करें कि उत्तरी कमान मूल रूप से किस वर्ष जो है गठित की गई, तो उत्तरी कमान गठित की गई थी 1908 में। कब? 1908 में। और ये भारतीय सेना की उत्तरी कमान होगी। अगर बात करें किसकी होगी, तो सवाल ये है कि भारतीय सेना की उत्तरी कमान। ठीक है, तो भारतीय सेना की उत्तरी कमान की स्थापना कब होती है भाई? इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना होती है 1908 में। ठीक है, 1908 में इसकी स्थापना होती है। और मूल रूप से ब्रिटिश भारतीय सेना की उत्तरी सेना थी। अगर बात करें कि मूल रूप से किसकी सेना है ये, तो भारतीय सेना की उत्तरी सेना के नाम से इसको जाना गया और ब्रिटिश भारतीय सेना थी। उस टाइम पे आप कहेंगे कि ये जो थी कैसी सेना थी, तो ये ब्रिटिश भारतीय सेना थी उस टाइम पे। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, ये भारतीय सेना थी। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं बात करूं 1947 में भारत की आज़ादी के बाद जो है इसको बंद कर दिया गया था। अगर बात करें कि इसको बंद कब करा था, तो 1947 में जब हम आज़ाद हो गए थे, तो इसको 1947 में बंद कर दिया गया। और इसके बाद में ना इसको फिर से स्टार्ट करा गया था 1972, 1972 की बात करें, इसे फिर से शुरू करा गया था। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसको बीच में बंद करा गया था। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे अमेरिकी उत्तरी कमान की बात करूँ तो इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2002 को की गई थी। ठीक है, खैर हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए बस यही इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1908, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, देख लेंगे। PDF तो आपको मिल जाता है टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिला हुआ है ना। चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 है कि हरियाणा को पंजाब से कब अलग किया गया था? अगर यहाँ पे बात करें कि हरियाणा और पंजाब जो है अलग अलग कब बने थे, तो ये बने थे 1966 में। 1 नवंबर 1966 में पंजाब राज्य को विभाजित करके हरियाणा राज्य का गठन करा गया था। और ये हिंदी भाषा क्षेत्र में शामिल था। कई बार पूछा जाता है किस भाषा क्षेत्र में शामिल था, तो ये किस भाषा क्षेत्र में शामिल था, तो आप कहोगे कि मैम ये था हिंदी भाषा क्षेत्र में शामिल था। ठीक है, इसका गठन किया गया। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1918 सितंबर में। अगर बात करें पंजाब पुनर्गठन अधिनियम कब आया था, यहाँ पर अगर आपसे पूछे पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, है ना, पुनर्गठन अधिनियम की बात करी जाए, तो ये अधिनियम भाई ये कब आया था? ये आया था 18 सितंबर को, 18 सितंबर 1966 को। ठीक है, और भारतीय संसद में पारित किया गया। और इसके तहत आप देखेंगे कि पंजाब राज्य है, इसके क्षेत्र अलग करके यहाँ पे अधिकांश राज्य, थोड़े से राज्य हरियाणा में जोड़ दिए गए। और यहाँ पे भाषाई आधार पर विभाजन, अगर मैं बात करूँ हिंदी क्षेत्र के जो भाषा थे और यहाँ पे पंजाबी बने, और पंजाबी भाषा क्षेत्र वाले लोग पंजाब बने, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे, चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा। और हरियाणा कब बना था? 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य बना था, है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये वाला जो क्षेत्र है आप देखेंगे पंजाब, और यहाँ पे सबसे ऊपर आप यहाँ पे हिमाचल वाला क्षेत्र देखेंगे, ये वाला पंजाब वाला छोटा सा क्षेत्र, इसमें दिल्ली वाला आता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे 1956 की स्थिति है। और यहाँ पे देखेंगे ना ये स्थिति आप देखेंगे, ऊपर हिमाचल चला गया, बीच में पंजाब और यहाँ हरियाणा है, नीचे 1966 की स्थिति है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 12। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ओम प्रकाश चौटाला, भजन लाल, पंडित भगवत दयाल शर्मा थे या राव वीरेंद्र सिंह थे? ये तो मैंने आपको बताया था, है ना। अगर भगवत लाल की बात करूँ ना मैं यहाँ पे, तो अगर बात करें यहाँ पे पंडित भगवत दयाल शर्मा की, अगर बात करी जाए भगवत दयाल शर्मा, तो ये 1 नवंबर 1966 को पहले CM बने थे। ठीक है, अच्छा दूसरे CM कौन बने थे? तो दूसरे बने थे राव वीरेंद्र सिंह। कौन बने थे? ये थे राव वीरेंद्र सिंह, जिन्होंने 24 मार्च की बात करूं, 24 मार्च 1967 इसमें अपनी शपथ ली थी, है ना जी। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहली सरकार इनकी बनी थी, बिल्कुल दयाल शर्मा की, ये थे दयाल शर्मा। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? अब आप कहोगे मैम आप तो बड़ा लड्डू सा सवाल लेकर आए हो। बिल्कुल भाई, एग्जाम में भी ऐसा होता है, इतना लड्डू सवाल एक ना एक तो आता ही है।
तो छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी की बात करें तो भाई छत्तीसगढ़ की राजधानी हो जाएगी रायपुर। क्या हो जाएगी यहाँ पे, इसकी राजधानी तो हो जानी है आपकी रायपुर। और अगर मैं आपसे बात करूँ छत्तीसगढ़ की, है ना, तो ये मध्य भारत का तो क्षेत्र है ये, है ना। अगर बात करें तो ये 9वां सबसे बड़ा राज्य है। इसकी कुछ खास बात है। अगर बात करूं भाई क्षेत्र के स्थान पर, तो भाई क्षेत्र में जो है ये 9वां राज्य है। विस्तार के बात करें तो 9वां बड़ा राज्य हो जाएगा, है ना। और आगे बात अगर मैं कहूँ कि भाई यहाँ पर कि जो हमारा छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में इसकी कैपिटल आपकी रायपुर हो जानी है, ठीक है। और ये मध्य भारत का तो क्षेत्र है ही है। पहले किससे अलग हुआ था ये, आप कहोगे ये पहले जो हिस्सा हुआ करता था ये मध्य प्रदेश का इसका हिस्सा हुआ करता था, ठीक है। अच्छा, तो इसका गठन कब हुआ फिर, आप कहोगे कि मध्य प्रदेश से अलग हुआ ये 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को ये मध्य प्रदेश से अलग होता है, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा शहर भी रायपुर ही हो जाएगा। और इसमें लगभग कितने जिले बने थे, तो भाई इसके पास में 33 जिले बने थे। 33 जिलों को लेकर के, जिसमें 5 डिवीज़न भी बने थे। अगर बात करें तो 5 डिवीज़न बने थे और इसके साथ ये एक नया राज्य बना था, है ना। और अगर मैं यहाँ पे इसके राज्यपाल की बात करूँ तो इसके गवर्नर कौन हो जाएंगे, यहाँ पे इसके गवर्नर की, तो यहाँ पे रेमन डेका की बात करूँ तो ये हो जाएंगे रेमन डेका, यहाँ के पे इसके गवर्नर हो जाएंगे। और इसके सीएम की बात करूँ तो चीफ मिनिस्टर विष्णुदेव साई हो जाएंगे, ठीक है। विष्णुदेव साई की बात करें। और इसके उप मुख्यमंत्री दोनों भाजपा, यानी कि यहाँ पे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तीनों, 2 उप मुख्यमंत्री अरुण साहब और विजय शर्मा दोनों भाजपा के हैं। और यहाँ पे जो इसके मुख्यमंत्री है वो भी भाजपा की हैं, ठीक है। चलिए भाई, तो अगर मैं छत्तीसगढ़ में यहाँ पे छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो इसमें लोकसभा के पास कितनी सीटें हैं और ये राज्यसभा के पास कितनी सीटें रखता है, ये दोनों सवाल आपसे पूछे जाते हैं। राज्यसभा में इसके पास 5 सीटें हैं और लोकसभा में ये अपनी 11 सीटें रखता है। तो ये जो डेटा है ना, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, तो आगे बात कर लेते हैं। फिलहाल अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आधिकारिक भाषा इसकी हिंदी हो जानी है। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य आप देखेंगे, ठीक है। 5 डिवीज़न है, एक ये वाला डिवीज़न है, 1 2 3 4 5 डिवीज़न है जो मैंने आपको बताए हैं। और 33 इसके पास में जिले हो जाएंगे, है ना। चलिए भाई, आगे बात कर लेते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 14। ये है हमारा, हरियाणा के इतिहास में सह आयोग है 1966, इसका महत्व क्या है। यह भाषाई जनसंख्या के आधार पर राज्य की सीमाएं निर्धारित की गई हैं। हरियाणा की राजधानी की स्थापना की गई। हरियाणा की पहली सरकार बनाई गई। हरियाणा में औद्योगिक विकास के लिए यहाँ पे रूपरेखा तैयार करी गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि भाषाई जनसांख्यिकी के आधार पर राज्य की सीमाएं निर्धारित की गई थी, ठीक है। अगर 1966 से पहले अगर बात करें तो देखो, अब 1966 में तो यह हरियाणा बना है ना। उससे पहले की बात करूं, 1966 से पहले हरियाणा को पता है महाव्रत, आर्यव्रत या फिर ब्रह्मपोदेब, इन नामों से जानते थे। और रोहतक जिले में के मैं बात करूं कि रोहतक जिला जो है ये बड़ा प्राचीन या हरियंक गांव हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे विक्रम संवत के दौरान बलबन की अवधि रही थी 1337 वाली, है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। ये है हमारा शाह। चलिए, अगला सवाल है सवाल नंबर 15। ये है कि HIV के संचरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक है। चलिए, HIV का संक्रमण जो होता है ये आकस्मिक संपर्क जैसे कि हाथ मिलाना, गले लगना, इसके माध्यम से HIV हो सकता है। ये कह रहा है कि HIV केवल रक्त आदान के माध्यम से होता है। भाई किसी को ब्लड देते हैं, लेते हैं, तब होता है। यह कह रहा है HIV संक्रमण शारीरिक तरल पदार्थों के आदान प्रदान के माध्यम से होता है। मतलब जो भी हम अगर मान लें प्लाज्मा देते हैं, ब्लड देते हैं, तब हो सकता है। यह HIV मच्छर के काटने से फैल सकता है। तो वो कह रहा है कि इसके बारे में जो भाई ये जो वो कह रहा है कि ऐसा स्टेटमेंट बताना है आपको HIV के बारे में जो ट्रांसमिशन ऑफ HIV के लिए हो, करेक्ट हो, ठीक है। तो अगर इसकी बात करूं तो इसके लिए सही आंसर क्या होगा, आप कहोगे इसके लिए सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे HIV संक्रमण शारीरिक तरल पदार्थों के आदान प्रदान के माध्यम से होता है। रक्त आदान की बात करें तो रक्त ट्रांसमिटेड रक्त भाई उसके द्वारा तो है, लेकिन उससे भाई ये भी तो लिक्विड भी तो उसी में आ रहा है ना, बिल्कुल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि HIV संचरण, देखो एक तो होता है एक व्यक्ति का रक्त का आदान प्रदान होता है, या फिर मैं कहूँ कि जो वीर्य है इसमें भी होता है, पूर्व स्खलन में भी होता है, मलाशय द्रव उसमें भी होता है कि मैं कहूँ कि भाई किसी के जो मल होते हैं उसमें भी HIV के सिम्टम्स है वो रहते हैं, ठीक है। योनि द्रव में भी रहते हैं, स्तन के दूध में भी रहते हैं। और आप देखोगे तो इसके द्वारा आप यहाँ पे HIV के जो है कुछ देखोगे, ठीक है। चलिए आगे, तो HIV एड्स की बात हमने करी है यहाँ पर। तो
बहुत सारी, चलिए तो खैर आप देख लेंगे, इसके बारे में कुछ नई चीज़ नहीं है फिलहाल। अगला सवाल है सवाल नंबर 16। किस अधिनियम के तहत हरियाणा और पंजाब को अलग अलग राज्यों के रूप में गठित किया गया था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 या राज्य पुनर्गठन गठन अधिनियम 1956, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या हरियाणा अधिनियम 1966। अगर इसकी बात करूं तो भाई ये जो है देखो यहाँ पे कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, इसके द्वारा जो है हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, है ना। चलिए अगला सवाल अच्छा है, फिर से छत्तीसगढ़ के मुख्य कृषि उत्पादक, सवाल अच्छा है। छत्तीसगढ़ किस मुख्य कृषि उत्पादक के लिए जाना जाता है? गेहूं के लिए, दाल, चावल, गन्ना। तो अगर बात करें, ये जाना जाता है भाई अपने चावल या धान के लिए, है ना। धान का कटोरा किसे कहते हैं? अगर बात करूं मैं यहाँ पे कि धान का कटोरा किसे कहते हैं, तो आप कहोगे मैम ये बोला जाता है छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे चावल मुख्य कृषि उत्पादक है। इसके अलावा आप मक्का, कोदो, कुटकी, तिल, दलहन, ये सब और भी देखेंगे, लेकिन धान यहाँ पे स्पेशल हो जाएगा। तो भाई इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो अगला सवाल है 80 नंबर का, ये है हमारा कि कोदो मिलेट की विषाक्तता किस स्थिति से संबंधित है? जो कोदो मिलेट है, इसमें जो विषाक्तता होती है ये जीवाणु संक्रमण से होती है, फफूंद का संक्रमण होता है, विषाणु जनित संक्रमण, ये इनमें से कुछ नहीं है। तो आप कहोगे इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये फफूंद का इस संक्रमण हो जाता है। तो ये किससे होती है? फफूंद से, है ना। कोदो कुटकी जो होती है, आप देखोगे कोदो कुटकी ये खासकर फसल में हो जाती है, और आप उसमें ये मतलब एक तरीके का वायरस, मैं कहूँ कि फफूंद होती है ना, फफूंद होती है। कोदो का जो वानस्पतिक नाम होता है इसको बोलते हैं पासपलम, ठीक है। और ये कोदो की खेती का जो अनाज की फसल होती है उसमें देखी जाती है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से लग जाती है। चलिए आप यहाँ पे देखेंगे फफूंद या फंगस होता है। अगला सवाल हमारा, हरियाणा के मुख्य सचिव की क्या भूमिका होती है? तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है कि वो मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार होता है मुख्य सचिव, बिल्कुल उसी के लिए रखा जाएगा उसको। और भारत में जो है कोदो मिलेट, है ना, बाजरे की खेती का मुख्य विशेषता क्या है? और ये हो जाएगी आपकी सूखा और सहनशील फसल हो जाएगी, सूखे में भी आराम से उग जाती है, ठीक है, बाजरा। तो ये हमारा आज का सेशन था। आप कहोगे मैम अपने लास्ट के क्वेश्चन थोड़े तेज कराए हैं, हाँ, क्योंकि थोड़ा सा क्लास को आज मुझे थोड़ा जल्दी कंप्लीट करना था, डेटा भी पूरा देना था, तो इसलिए थोड़ी सी स्पीड वाली आज हमारी क्लास रही है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। थैंक यू।